चलिए हेडिंग दीजिए सब लोग लिखिए इंटीग्रेशन। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन में हम करेंगे क्या, ऐड किसको, स्मॉल एलिमेंट्स को, एलिमेंटल क्वांटिटीज कुछ भी होगा, छोटा सा एलिमेंटल क्वांटिटीज उसको ऐड करेंगे। और डिसइंटीग्रेशन यानी कि डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करते हैं। तो यदि किसी भी बड़े एलिमेंट को या भी बड़ा कोई ऑब्जेक्ट है या क्वांटिटी है उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना है तो हम यूज़ करेंगे डिफरेंशिएशन। और छोटे छोटे पार्ट्स को यदि हमें ऐड करना है तो हम यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन। जैसे मान लीजिए सपोज करें कि हमारे पास एक, ध्यान से समझिएगा, हमारे पास एक क्यूबिक शेप का कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्यूबिक शेप का कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास। अब इस ऑब्जेक्ट में हमको स्टडी करना है और छोटे छोटे पार्ट में उसको ब्रेक कर रहे हैं। छोटे छोटे पार्ट में हम उसको ब्रेक कर रहे हैं। तो इस तरह से कई छोटे छोटे एलिमेंट्स बनेंगे, कई छोटे छोटे एलिमेंट्स बनेंगे ना, इस तरह से। बताइए इस तरह छोटा छोटा कई एलिमेंट बना, छोटा सा। तो हमने क्या किया, क्यूब के एक फेस को हमने छोटे छोटे एलिमेंट्स में ब्रेक कर दिया। और इस छोटे छोटे एलिमेंट्स को जब हम ऐड करेंगे तो हम इंटीग्रेट करेंगे और जितनी इस क्यूब के छोटे छोटे एलिमेंट में उसको ब्रेक कर देंगे तो हम उसको डिफरेंशिएशन करेंगे। क्यों करते हैं ऐसा, इसको स्टडी कर लीजिए। मान लीजिए सपोज करें कि एक चेयर है, सपोज मान लीजिए एक चेयर है। अब उस चेयर में खासियत क्या है, 4 लेग्स हैं उसके, ठीक है। अब 4 लेग्स में क्या है कि अलग अलग लेग्स पर अलग अलग फोर्स लगेगा। तो मान लीजिए कोई वेट हमने रखा, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वेट हमने इस पर रखा, तो 4 अलग अलग लेग्स होंगे। तो जैसे मान लीजिए इसका मास m बराबर 100 kg, ठीक, और 100 kg है और g का वैल्यू 10 है। तो इसका वेट जो इस टेबल पे लगेगा वो वेट कितना होगा, W बराबर 100 × 10 होगा, दैट इज इक्वल टू 1000 न्यूटन होगा। ठीक है, झरना गिरता है, थोड़ा फील कराएंगे आपको झरना में। इसमें पानी कहाँ से आया, कोई बता सकता है? क्लास में मॉइस्चर में पानी है। पानी क्या कर रहा है, वैसे टपट पानी गिरा रहा है। चलिए आइए यहाँ देखिए, 1000 न्यूटन का वेट लगा। तो वेट लगा तो हर कितने उसके पास लेग्स हैं, 4। तो आप कह सकते हैं ना कि फोर्स ऑन 1 लेग, तो कैसे निकलेगा, मान लेते हैं उसको P। तो वेट इज इक्वल टू 4 × P लिख सकते हैं क्या? तो P बराबर वेट कितना है, 1000/4 इज इक्वल टू 250 न्यूटन। इसका मतलब है कि एक लेग पर कितना फोर्स लगेगा। कहने का मतलब समझे, मतलब हमने टोटल जो वेट था, जो टोटल फोर्स लगा, उसको हमने 4 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया। मान लीजिए हम लेग्स बढ़ा देते हैं, चेयर में हम 8 लेग्स कर देते हैं, तो हर लेग पर कितना फोर्स लगेगा, 1000। तो आप उस केस में आप 8 × P कर सकते हैं। तो P इज इक्वल टू कितना आएगा, 1000 डिवाइड बाई 8 बराबर कितना, अरे बोलिए, 125 न्यूटन लगेगा ना। और यदि लेग्स बढ़ाएंगे तो और कम फोर्स लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जितने नंबर ऑफ लेग्स बढ़ेंगे उस पर हर लेग पे लगने वाला फोर्स कम होता जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली जब हम नंबर ऑफ लेग्स बढ़ा रहे हैं इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम उस फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं।
यानी कि हम प्रिसाइजली देख रहे हैं कि कम से कम फोर्स लगे। तो हमें यदि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे काम करना है, मान लीजिए इस पर पता करना है, इस एलिमेंट पर पता करना है कि कितना फोर्स लगेगा, तो इस पूरे के पूरे जितना फोर्स लग रहा है उसका हम इस टोटल नंबर ऑफ ब्रैकेट कर देंगे। मान लीजिए कि फोर्स लग रहा है यहाँ पर, जो इस पर फोर्स लग रहा है वो 100 न्यूटन है, ठीक। और यहाँ पर जो ब्रैकेट, टोटल नंबर ऑफ ब्रैकेट कितना है, नंबर ऑफ ब्रैकेट, ब्रैकेट कितना है, नंबर ऑफ ब्रैकेट सपोज 100, ठीक। तो आप P इंटू 100 इज इक्वल टू W कह सकते हैं ना, तो कितना आएगा, P बराबर 100 डिवाइड बाई 100 दैट इज 1 न्यूटन। यानी एक ब्रैकेट पे फोर्स कितना लग रहा है, 1 न्यूटन का लग रहा है। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि सब जगह पर 1 न्यूटन नहीं लग रहा है, वो कम ज़्यादा भी हो सकता है। और इसीलिए मान लेते हैं, सपोज करें कि सब जगह बराबर लग रहा है, तो एक ब्रैकेट पे लगने वाला फोर्स को हम काउंट कर लिए, उसको ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ टोटल फोर्सेस निकल जाएंगे। तो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, और यदि 100 न्यूटन को डिस्ट्रीब्यूट करना है एक ब्रैकेट में तो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर हम लोग सीखेंगे डिफरेंशिएशन से। अब हम क्या करेंगे, छोटे से ब्रैकेट्स को ऐड करेंगे। इसका एक और एग्जांपल क्या है, एक और एग्जांपल समझिए इस तरह से, जैसे कभी आप लोग 10 रुपये का कॉइन देखे हैं, कभी देखे हैं अपने जीवन में, देखे हैं कैसा रंग का होता है? तो हमको शक है कुछ लोगों पर कि देखे, हाँ क्या हो, तुम निकाल रहे हो क्या है? तो 10 रुपये कॉइन देखे ना सब लोग, कोई आप लोग में है ऐसा जो कि 10 रुपये का कॉइन अब तक नहीं देख पाया है अपने जीवन में? कोई है? सब लोग अमीर हैं, 10 रुपये का कॉइन है, हमको नहीं लग रहा है। नया मॉडल चमकता ज्यादा है कहीं तुम्हारे जीवन में कमाई तो नहीं है? नहीं। आइए चलिए एक चीज कर रहे हैं, ध्यान से देखिए आप लोग, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहे हैं। सब लोग ध्यान से देखिए यहाँ पर, श्रीमान ध्यान से देखो, आर्यमन आपको दिक्कत, आप लेकिन हमको दिक्कत है, तुम पढ़ नहीं रहे, वो कब सॉल्व करोगे? और ये आज वादा करो, आज सबके सामने ये वादा करो कि हम रेगुलर क्लास करोगे। तुम्हारा प्रॉब्लम को हम सुने, सॉल्व कर दिए, अरे बोलो आर्यमन, तुम्हारे प्रॉब्लम को मैंने सुना और सॉल्व कर दिया, मेरा समस्या सुनोगे? आप बोल पाए कोई दिक्कत नहीं, हल्का फुल्का भीगेगा। आर्यमन कहाँ गया? हाँ, तुमने अपनी समस्या मुझसे कहा, मैंने वो समस्या दूर कर दिया। आप मेरी समस्या पूछोगे? हाँ, खाली पूछोगे कि सर आपकी समस्या क्या है? पूछो तो एक बार प्लीज, प्लीज एक बार। हाँ, बोले क्या है, बोले क्या, आप ऐसा बोलोगे क्या आपकी समस्या है, बताइए, हम सॉल्व कर देंगे। हाँ? बोलो ना, क्या यस सर, अपने समस्या बताएं। मेरा समस्या है कि मेरा बहुत ही प्रिय स्टूडेंट है, बहुत ही चहेता विद्यार्थी है, नाम आर्यमन है, वो बात बात पर एब्सेंट हो जाता है और नहीं पढ़ाई कर रहा है, उसका समाधान कैसे होगा? हम चाहते हैं कि वो खूब पढ़े, हम ये चाहते हैं कि नीचे रीडिंग रूम में सुबह से शाम तक पढ़ता रहे। मेरी समस्या का समाधान कैसे होगा? हो जाएगा, कब हो जाएगा? हम तो अभी 10 मिनट में कर दिए, तुम बोलो कि आज से कर देंगे सर समाधान। क्या ये गलत बात है कि नहीं? आपने बोला, मैंने सॉल्व कर दिया, मेरा समस्या को आप सुनना भी नहीं चाह रहे हैं, और उस समस्या को सुनिएगा और तो सॉल्व कीजिएगा ना, उससे फायदा किसको होगा? ठीक है, तो अभी भी मेरा समस्या नहीं सुनना चाह रहा है, बताओ क्या हुआ? ज्यादा हो रहा है क्या?
थोड़ा घस कर लो, घस कर लो। और घस करो, और घस करो, घस करो। हाँ चलो और घस करो, घस जाएगा पूरा। हाँ खींचो उसको, पूरा फंस गया, पूरा घस कर। हाँ हो गया, अब ठीक है। और कर लो तो जगह है। हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है। चलो चलो लगे लो। चलो अच्छा है, वहाँ से मैनेज करने के लिए भी हो गया। बोलिए, मैंने बोला आप कुछ भी करिए, फायदा मेरा ही होगा। ऐसा व्यवस्था ही किया है, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए अब पढ़ाई करेंगे अच्छे से, ठीक। अब देखिए मैंने क्या किया, सब लोग याद ध्यान दीजिए। आपको याद है ना, क्लास के बाद तो मेरा समस्या सॉल्व करोगे, ठीक है। मुस्कुरा रहे हो ऐसे जैसे लगा शादी की बात हो रही है। जैसे लगता है मोबाइल का फोटो भेज दिया गया है, वीडियो ऑन है, आप तो जान ही रहे हैं। आप कोई डर करने की बात कर रहे हैं, पूरा वीडियो ऑन है। बोले पुलिस आएगा, आप स्टूडेंट की शादी की बात कैसे कर सकते हैं, हम कड़ी पकड़ ले जाएगा क्या। आइए देखिए, 10 रुपए का कॉइन है, सब लोग ध्यान दीजिए। 10 रुपए का कॉइन है और कितने नंबर ऑफ कॉइन है, नंबर ऑफ कॉइन 1000। ध्यान समझिए क्या हो रहा है। 10 रुपए कॉइन का थिकनेस अपने आप में कुछ नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 mm होगा, मैक्सिमम होगा तो 4 mm होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। मान लीजिए आपके पास, आप बहुत ज्यादा अमीर है, इतना ज्यादा अमीर है कि आपसे अमीरी बर्दाश्त नहीं है, और आपके पास 2000 कॉइन आ गया 10 रुपए का, तो आप उससे खेलेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 10 रुपए का कॉइन को अरेंज करेंगे, अब देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो मीनार है, ये जो टावर है, कितना हाइट पकड़ता है, ठीक है। तो मान लीजिए 10 रुपए कॉइन को आप एक तरफ से ऊपर रीअरेंज करते जाएंगे, सबको एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे, तो एक अच्छा खासा हाइट हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि वो अरेंजमेंट ये है, और ये जो टोटल हाइट है, ये h बराबर सपोज 2 मीटर है, ठीक है। और ये है थिकनेस ऑफ 1 पॉइंट, और वो कितना है 3 mm। 3 mm को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं ना। तो एक पॉइंट का थिकनेस कितना है, 3 × 10⁻³ इतना है मीटर। और टोटल यदि पॉइंट्स को अरेंज करते चले गए, कितने पॉइंट को, 2000 पॉइंट को आप अरेंज करते चले गए, तो एक सिग्निफिकेंट हाइट अचीव हो जाएगा। तो इस डायमेंशन को हम इनसिग्निफिकेंट बोलेंगे, इनसिग्निफिकेंट थिकनेस। लेकिन जब ये अरेंज हो गया, अरेंज होने के बाद जो ये हाइट आया, क्या ये हाइट सिग्निफिकेंट है क्या, यस सिग्निफिकेंट हाइट। मतलब क्या हुआ, इस बात से आप क्या समझ रहे हैं, मतलब इंटीग्रेशन का सबसे बड़ा ब्यूटी क्या है, सबसे बड़ा अच्छा क्या है, सबसे बेनिफिट क्या है, जो हम लोग इसको रियल लाइफ में यूज़ भी कर सकते हैं, और हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ भी करेंगे इसको, साथ ही साथ फिजिक्स में यूज़ करेंगे इसको। वो क्या है कि इनसिग्निफिकेंट अमाउंट को ऐड करके हम सिग्निफिकेंट वैल्यू अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे लिए कुछ पैरामीटर्स कांस्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। हम ये कल भी दिखाएंगे आपको। तो हमारे लिए कुछ पैरामीटर्स कांस्टेंट हो जाते हैं, वो कांस्टेंट होते नहीं हैं, लेकिन वो छोटे से इंटरवल के लिए वो जो पैरामीटर्स है वो कांस्टेंट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये छोटा सा जो एलिमेंटल लेंथ है, यानी थिकनेस है पॉइंट का 3 mm का, जब उसको हम कई पॉइंट को ऐड करेंगे, लगभग 2000 पॉइंट को ऐड करेंगे, तो एक हाइट बनेगा, और वो हाइट सिग्निफिकेंट होगा, मतलब उसका एक लेंथ होगा, ठीक। तो वो कैसे मिला हमें, तो हमको कैसे मिला, तो वो मिला 3 × 10⁻³ × 2000 करेंगे तो मिलेगा हमें 2 मीटर। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है ना। तो इसमें हम क्या किए,
ध्यान से समझिए क्या किए, उसको बार बार हम लोग रिपीट करेंगे क्या, एक इनसिग्निफिकेंट वैल्यू को, बहुत छोटा सा वैल्यू को जिसको इग्नोर किया जा सकता है, उस वैल्यू को कई टाइम्स हमने ऐड किया। कितने टाइम्स ऐड किया? तो 2000 टाइम्स ऐड किया, तब हमको एक सिग्निफिकेंट वैल्यू मिला। तो हम इनसिग्निफिकेंट वैल्यू से कहाँ चले गए? तो हम यहाँ से इनसिग्निफिकेंट वैल्यू से हम सिग्निफिकेंट वैल्यू पे आ गए, और यही क्या है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेट करना, मतलब जोड़ना। तो हम लोग कहते हैं ना, आम भाषा में कहते हैं कि द करेंट गवर्नमेंट शुड हैव अ पर्टिकुलर एजेंडा दैट इंस्टीट्यूशन और कंट्री विल बी इंटीग्रेटेड। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि हमारे करेंट गवर्नमेंट को इस तरह का एक इंस्टीट्यूशन डेवलप करना चाहिए या ऐसा एजेंडा डेवलप करना चाहिए जो कि पूरे देश को एकजुट रखे। तो यही चीज़ यहाँ पर भी है। छोटे छोटे अमाउंट्स को, जैसे एक आदमी एक देश के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा जनसंख्या जब मिल जाएगा तो वो देश की सबसे बड़ी ताकत हो जाएगी। तो पहले तो वो सिंगल आदमी कुछ नहीं है, लेकिन पूरा देश का आदमी मिल गया तो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन डेवलप हो गया, है ना। तो हम लोग क्या हैं? इनसिग्निफिकेंट इंडिविजुअली, लेकिन जब हम लोग एक साथ हो जाएंगे, एक साथ कंबाइंड हो जाएंगे, तो हम लोग सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, होंगे ना। तो यही चीज़ इंटीग्रेशन का मतलब मेन थीम है कि एक इनसिग्निफिकेंट वैल्यूज को कई टाइम्स ऐड कीजिए तो वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। जैसे सैटेलाइट से देखिए तो हम लोग नहीं दिखेंगे, लेकिन हम लोग एक कंप्लीट एक जगह जमा हो जाए तो एक बड़ा सा मॉब दिखने लगेगा ना। तो वो जो चीज़ नहीं दिख रहा था, एक कंबाइंड होने के कारण वो चीज़ दिखने लगा। समझता है इस बात को? यही इंटीग्रेशन का मेन थीम। और कैसे ऐड करेंगे? उस इनसिग्निफिकेंट वैल्यू को कई बार ऐड करेंगे, कई बार, और वो इतना छोटा वैल्यू होगा कि कई बार ऐड करने पर वो ऐड होकर के एक बड़ा वैल्यू देगा। अब इसका एक कारण समझिए क्यों ऐसा करते हैं। इसका कारण पे आते हैं, रीजन क्यों ऐसा करते हैं और ये क्यों डेवलप किया, क्या है रीजन। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल फर्स्ट लेके चलते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपसे पूछेंगे, आपको जवाब देना है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। हमने क्या लिया? एक रेक्टेंगल लिया है। तो रेक्टेंगल लिया है, तो इस रेक्टेंगल का लेंथ L और ये इसका विड्थ है मान लीजिए P, ठीक है। और इस कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा? L × P, L, P कहलाएगा क्या? कहलाएगा। यदि ये 0 है तो समझ पा रहे हैं? तो इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। तो एरिया बराबर क्या होगा? L × P होगा। कोई दिक्कत नहीं, रेक्टेंगल का एरिया आराम से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। एक्स है ये और ये वाई है। मान लीजिए कि एक पॉइंट है ये, और ये पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स, वाई, ठीक। तो यहाँ से ये लाइन का लेंथ कितना होगा? x² + y² होगा ना, ठीक। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको मिला देंगे। अब आपसे पूछेगा एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, निकल सकता है क्या? 1/2 बेस कितना है? x इंटू हाइट कितना है? y, तो x/2 होगा ऐसा। ये एरिया निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, कोई समस्या नहीं। अब आगे धीरे धीरे हम लोग समस्याओं की तरफ बढ़ते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, क्या हुआ? गुस्सा क्यों नहीं हुआ? उनका गुस्सा, मान लीजिए क्वार्टर है, ये रेडियस r है, ठीक है। चलिए देखिए रेडियस r है, मान लीजिए ट्रायंगल है, तो रेडियस r है, तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ दिस क्वार्टर, बोलिए। क्या होगा? 1/4 पाई, ठीक है। किसी को दिक्कत? चलिए
वेरी गुड, बहुत अच्छे विद्यार्थी। अब आइए अगला, ये थोड़ा सा सिरदर्द वाला, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा सिचुएशन और इसका एरिया निकालना है। ये कितना, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 0, B और इसका कोऑर्डिनेट है A, 0। अब इसका एरिया बराबर, बोलिए क्या होगा? इसका एरिया बताइए। बोर्ड ठीक से दिख रहा है सबको? चलिए एरिया बताइए जल्दी से। ये एरिया कितना होगा? 1/2 हाँ होगा? अरे बोलो जोर से। चलिए, लेकिन मेरा सवाल है ये, मेरा एक गहन सवाल है, बहुत ही गंभीर, बहुत ही, जिसे वो बोलते नहीं कि योना के साथ में बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, ठीक है? तो वही वाला गंभीर सवाल है कि ये जो एरिया है ये कैसे निकलेगा? 1/4 ये एरिया तो निकल गया, लेकिन हमको टोटल एरिया निकालना था। सुनिए तो ध्यान से, पहले सब लोग ध्यान से समझिए, जहाँ डाउट होगी हम फिर से बताएंगे, ध्यान समझिए। मेरा एम था ये पूरा एरिया निकालने का, लेकिन ये जो एरिया है ये एरिया निकल गया, लेकिन ये वाला पोर्शन तो बच गया, तभी तो ये एरिया निकलेगा। ये एरिया कौन है? ये एरिया 1 है और ये एरिया 2 है। तो एरिया 1 बड़ा है या एरिया 2 बड़ा है? एरिया 1 बड़ा है, एरिया 2 तो है, लेकिन उसका कुछ और वैल्यू ये वाला ऐड करेंगे तब ना एरिया 1 के बराबर होगा। एरिया 1 के बराबर कब होगा? जब एरिया 2, जब ये निकल गया प्लस ये एरिया ऐड करेंगे तब ना होगा। मतलब एरिया A और एरिया B, तो हम जब एरिया A प्लस एरिया B करेंगे तब हमको 1 एरिया मिलेगा ना। लेकिन हमने A निकाला तो A तो एरिया 2 है, एरिया 2 है, तो इसके सिर्फ निकलने से तो 1 के बराबर नहीं होगा। कहने का मतलब ये टोटल एरिया निकालना है तो हमें B भी निकालना पड़ेगा, और B निकालना आसान काम नहीं है। क्या इसके बारे में आपने कुछ विचार किया है? ये एरिया कैसे निकलेगा? हाँ कैसे? एरिया ऑफ आर्क माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ आर्क माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ आर्क कैसे निकलेगा? सिर्फ फॉर्मूला क्या फॉर्मूला? is Cos square theta by 360 into cos square cos square theta by 360 into pi. हाँ? शायद एक्सेलरेशन बताता हूँ। गलत चीज पे इतना विश्वास कैसे होता है? मतलब आपने कोर्स किया है या फिर बचपन से? हाँ? कोई पर्टिकुलर कोर्स, आइए यहाँ गलत चीज पे पूरा विश्वास दिलाया जाता है। आइए 10 दिन का क्रैश कोर्स कर लीजिए। हैं? मोदी जी सबसे पहले पढ़ के निकले होंगे बस। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि जब लगे कि हाँ कोई चीज गलत हो सकता है तो शायद, सकता है, किंतु, कंडीशंस, ये सब अप्लाई कीजिए। ये सब पढ़े हुए हैं आपने, ये सब ब्रह्मास्त्र किस दिन के लिए रखे हुए हैं? खाली बैग में रखे हुए हैं ब्रह्मास्त्र, मतलब आपके दिमाग के बैग में इसको यूज करना है आपको। मतलब जहाँ लगे कि हाँ हो सकता है कि मेरा आंसर सही नहीं है, तो वहाँ लिखिए शायद ये हो सकता है, लेकिन सीधे एक्सेलरेशन। समझ गए? ये नहीं होना चाहिए। कभी आप इंटरनेशनल फोरम पर कभी डिप्लोमेट्स को अपना स्टेटमेंट देते हुए सुने हैं? आपने इनका नाम सुना है? कुलभूषण जादेव। हाँ, उन्हें इंटरनेशनल फोरम पे इंडिया पाकिस्तान का बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है उसको लेकर के।
अभी पाकिस्तान के कस्टडी में है कुलभूषण जाधव। बेसिकली वो उनको बताया जाता है कि वो एक तरह का इंडियन इन्फॉर्मर था, लेकिन नेवी के वो आदमी थे, लेकिन उनको बताया जाता है कि वो इन्फॉर्मर था। तो इंटरनेशनल फोरम पर, जहाँ पर आपने सुना है क्या है, नहीं सुना है सर, इंटरनेशनल कोर्ट ICJ बोलते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जहाँ पर इंटरनेशनल लेवल के बातें सुनी जाती है। तो वहाँ पाकिस्तान ने अपना पक्ष रखा, इंडिया ने अपना पक्ष रखा। तो इंडिया के जो डिप्लोमेट होते हैं वो अपना पक्ष रखते हैं, और पाकिस्तान का जो डिप्लोमेट होता है वो अपना पक्ष रखता है, अपनी बातें करते हैं। तो उसमें वो लोग बहुत सारी जगह पर प्रोबेबली यूज़ करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली नहीं कहते, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ों में जब क्लियर होते हैं तो डायरेक्टली करते हैं। तो जैसे कह देता है कि पाकिस्तान इज होम और सेंटर ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म, जैसा उन्होंने बोल दिया ये बात, तो उन्होंने शायद यूज़ नहीं किया, क्यों? क्योंकि उनके पास प्रूफ है। लेकिन यदि कुछ ऐसा बातें कहना है कि हाँ जहाँ पर उनको श्योर नहीं है, तो एक वो यूज़ करते हैं जहाँ प्रोबेबली पाकिस्तान विल हैव दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी, वो कहते हैं, वो प्रोबेबली यूज़ करते हैं। तो सुने हैं आप लोग इस तरह कि अभी भोजपुरी गाना चल रहा है, हाँ? स्टूडेंट कितना भी इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल में पढ़ ले, डांस भोजपुरी पे ही करेगा, एकदम देख लिए। पिछला बैच वैसे ही था, पूरे साल अंग्रेजी बोला, और जब प्रोग्राम खत्म हो गया सर आधा घंटे के लिए, और फिर जो भोजपुरी गाना बजाया वो, समझ रहे हैं? भोजपुरी गाना पे क्या बोलते हैं उसको, मून वॉक किए हैं, करेंगे आप सोचिए, कोई आदमी करेगा, हाँ मना करेंगे लेकिन मानेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर सुनिए, यहाँ पर फोकस कीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ टाइम t1 पर उस पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है, v1, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कैसे हम एरिया निकालेंगे इसका, और जब उसका टाइम t2 हुआ तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, v। अब ये जो एरिया है, ये एरिया हमें निकालना है, ठीक है। तो ये एरिया निकालने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट क्या मिलेगा उसको समझते हैं। बेनिफिट मिलेगा इस एरिया का, ये मान लेते सपोज करें रेक्टेंगल एरिया है, रेक्टेंगल एरिया कैसा निकलेगा, कोई भी रेक्टेंगल एरिया मान लीजिए रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, ये होगा लेंथ और विड्थ, लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ कितना है, मान लेते हैं लेंथ e है, और विड्थ कितना है v। तो ये एरिया बना, सपोज अभी हम निकालेंगे इसको, लेकिन एक ओवरऑल समझने की बात करें तो एरिया लेंथ इनटू विड्थ करेंगे, तो ये लेंथ हो गया जो कि v हो गया, और विड्थ क्या हो गया t। मान लेते हैं डेल्टा t2 माइनस t1 का वैल्यू t आया सपोज, तो t इंटू v कर देंगे, ठीक। और आपको ये यहाँ पर इसको ऐसे करना है तो ऐसे कर लीजिए, t2 माइनस t1 इंटू v, या फिर इंटू v2 माइनस v1, ऐसा कर लीजिए। तो इसको लेकर के आएगा t और इसको लेकर आएगा v। आपको पता है कि x बाई t बराबर क्या होता है, तो x बराबर v इंटू t। ये वाला कहानी यहाँ भी आ रहा है, यानी एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा, एक्सेलरेशन कौन बोल रहा है, और कौन बोल रहा है एक्सेलरेशन, कौन है आयुष, तुम कैप क्या नहीं हटाता है, जब से कैप लगाए हो तुम ऐसे ही बहके बहके बात कर, गलती से निकल गया बाल की आवाज। कहने का मतलब ये कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, x दिख रहा है। x क्या है, पोजीशन चेंज, क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे मिलेगा, इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, ये x बेसिकली क्या है, x2 माइनस x1 है, इसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, एक्सेलरेशन नहीं देगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, डिफरेंशिएशन में हम ऊपर जाते हैं और इंटीग्रेशन में नीचे आते हैं। डील कैसे कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, क्या देना चाहिए डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन क्या देना चाहिए, एक्सेलरेशन, और इंटीग्रेशन में क्या देगा, एक लेवल नीचे। देखिए एक हायरार्की आपको बताते हैं, शायद आप बुक में पढ़ो में नहीं पढ़ो, लेकिन सबसे पहले आता है पोजीशन। चलो ध्यान समझिए, पोजीशन आता है, पोजीशन
फिर उससे आता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो आता है वेलोसिटी। और इसी का एक और गहन है जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ से आ जाइए डिस्टेंस, तो इसका एक अलग जनरेशन निकलता है जिसको हम बोलते हैं स्पीड। ठीक है, और वेलोसिटी से क्या निकल के आएगा? एक्सेलरेशन। ठीक, एक्सेलरेशन से फोर्स, फोर्स से क्या निकल के आएगा? अरे बोलो, फोर्स से क्या निकल के आएगा? वर्क, टॉर्क, एनर्जी। ठीक, ये सब एक दूसरे को कनेक्ट करेगा। तो हम लोग ने कहाँ पढ़ाई की? यहाँ से पढ़ाई कर लिए ना, ये कर लिया है, ये कर लिया है, ये कर लिया है, अरे किया है। मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन यही तो खत्म हो जाएगा। यहाँ आते हुए मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन, ये पूरा का पूरा पोर्शन है। चलो ध्यान से देखिए, इसमें छोटा सा कहानी है, बहुत बड़ा कहानी बता दी है। ये होगा क्या? काइनेमेटिक्स। और जब इसको भी कंबाइन कर लेंगे तो ये हो जाएगा पूरा मैकेनिक्स समाप्त। सर तो एक्सीलरेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो फोर्स मिलेगा? नहीं भाई, ऐसा कोई नहीं करे कि एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट करने से फोर्स मिलेगा। करे कि एक्सेलरेशन यदि डिफाइन करेगा तो फोर्स डिफाइन कर सकते हैं। अब फोर्स को डिफरेंशिएट करने से वर्क मिलेगा, फोर्स मिलेगा तभी तो वर्क मिलेगा, फोर्स मिलेगा तभी तो टॉर्क मिलेगा, फोर्स मिलेगा तभी तो एनर्जी मिलेगा। ठीक है, क्या तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है? ठीक है, यही होना चाहिए। क्या मेरे सवाल में जवाब से संतुष्ट है आप लोग? कहने मतलब यदि एक्सेलरेशन है तो हम कह सकते हैं बॉडी पे नेट फोर्स है, और यदि एक्सेलरेशन नहीं है तो बॉडी पे नेट फोर्स नहीं है। और हम भी उसका उल्टा भी कह सकते हैं कि यदि बॉडी पे नेट फोर्स है तो एक्सेलरेशन होता मेनली यही है, लेकिन पढ़ते हैं हम लोग रिवर्स में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पॉइंट पर। ये समझ गए? हम लोग आते हैं पीछे। अब ध्यान समझिए, तो ये एरिया निकालना है तो V × T। अब हमको समझना ये है कि ये एरिया हमें देगा चेंज इन पोजीशन, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो ये एरिया निकलेगा कैसे? तो ये एरिया निकालने के लिए कोई तरीका है? मान लेते हैं, सपोज करें, मान लीजिए हम ऐसे कनेक्ट कर दें, इस तरह से ऐसे कनेक्ट कर लें, तो ये एरिया तो निकल जाएगा, लेकिन ये एरिया क्या होगा? रह जाएगा। ये एरिया कैसे निकलेगा? मेरा सवाल समझ पा रहे हैं? तो हम स्लो चल रहे हैं इसलिए बता रहे हैं आपको। कहने का मतलब ये एरिया तो निकल जाएगा, लेकिन ये एरिया कैसे निकलेगा? तभी तो ये टोटल एरिया निकल पाएगा। ये टोटल एरिया कैसे निकलेगा? हाउ? बताइए, किसी के पास इस प्रश्न का उत्तर है? बोलिए। यहाँ तो ये रेक्टेंगल तो निकल जाएगा, ये रेक्टेंगल के एरिया हम ही बता देते हैं। क्या देखिए यहाँ से V1 × T2 - T1, क्या ये सही है? रेक्टेंगल के एरिया क्या होता है? लेंथ × विड्थ। तो विड्थ कितना है? अरे विड्थ कितना है? ये T2 - T1। और लेंथ कितना है? निकल गया। लेकिन इसका कैसे? सर इनको ट्रायंगल नजर आ रहा है, ट्रायंगल नजर आ रहा है तो आप चश्मा भी दिखाइए, आप दिखाइए बढ़िया से। ट्रायंगल तो है नहीं, कौन बोल रहा है? वो कौन किसको समझा रहा है? नहीं, ट्रायंगल नहीं है। कौन है वो? अब देखिए, मान लीजिए सपोज करें आपका मन किया, आपने ऐसे कर दिया, तो आप निकाल तो लिए, इतना एरिया निकाल लिए, लेकिन ये एरिया कैसे निकलेगा? ये प्रश्न है आपसे। ये रेक्टेंगल निकला, ये एरिया निकल गया। आप बोलेंगे सर ये एरिया कैसे निकलेगा? देखिए कैसे निकलेगा। ये एरिया बराबर क्या होगा? 1/2। बेस कितना है? T2 - T1। और हाइट कितना है? V2 - V2। निकल गया। लेकिन ये छोटा सा जो एरिया है, छोटा सा छोटा सा एलिमेंट एरिया, वो कैसे निकलेगा? यही वो पल है, यही वो समय है, और यही वो क्षण है
जिस क्षण, जिस समय, जिस पल के लिए हम लोग इंटीग्रेशन को यूज करेंगे और ब्यूटी ऑफ इंटीग्रेशन समझेंगे, मजा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एलिमेंटल स्ट्रिप लेंगे। एलिमेंटल स्ट्रिप, एलिमेंटल स्ट्रिप देखें कभी? आप लोग कभी गरीबी देखे ही नहीं तो एलिमेंटल स्ट्रिप कम करेंगे। हमने देखा है गरीबी, जिया है गरीबी, ठीक है? कभी झोपड़ी में रहे हैं? हाँ, नहीं रहे? अच्छा, झोपड़ी देखे हैं? ध्यान से याद करने की कोशिश कीजिए, अपने जहन पर थोड़ा जोर डालिए कि झोपड़ी किस चीज का बना होता है? हाँ? किसका बना होता है? मिट्टी का झोपड़ी बना होता है। हाँ ठीक, बोलो। हाँ ठीक है, तो बताओ ना, उसका नाम रख लेंगे। मेरी बात कल बोली कि हम चिकन ये सोयाबीन मंचूरियन बनाते हैं, तो तुम बनाओ पहले, हम नाम रख लेंगे बाद में। अब उसका जैसा बनेगा वैसे ही नाम रखाएगा ना। अब वो बोल रहे हैं सोयाबीन मंचूरियन, हम कैसे मान लें? हम आज खाए, हमको कुछ और लगा, हम जल्दबाजी में जैसे नाम नहीं लग पाए। बताइए, बोलिए, बताइए। मुझे लगा इस क्लास में आने के बाद आप लोग एक्टिव हो गए होंगे, आपका बेसिक बुनियादी जरूरत का पूरा हो गया, मतलब आपको स्पेस मिल गया बैठ कर अच्छे से पढ़ने का, तो आपका दिमाग काम कर रहा हो। लेकिन पता चला कि वहाँ बैठा हो चाहे यहाँ बैठा हो, दिमाग तो वही रहेगा। चलो बताओ जल्दी, साइलेंट कीजिए, पॉज करो, पॉज, गिर मत जाना। कनेक्ट नहीं है, चलिए देखिए यहाँ पर सब लोग ध्यान से देखिए, ऐसा कुछ सिचुएशन है, ऐसा कुछ सिचुएशन है ना। अब यहाँ पर देखिए, जो हमने पहले डायग्राम में किया बस उसी को हम यहाँ उतार रहे हैं। ये टाइम t1 है, इसके करस्पॉन्डिंग ये क्या मिलेगा, ये पॉइंट, ये हमको v1 मिल रहा है, और इस पॉइंट का नाम हम मान लीजिए p रखें, ठीक है? समझिए, जैसे टाइम और बीता तो हम इस पोजीशन पे आ गए। ये टाइम कितना है, t2, और यहाँ से इसको कनेक्ट करेंगे तो इस पॉइंट का नाम हम q रख रहे हैं, और ये क्या है, v2। पूरी दुनिया जानती है, कायनात जानती है कि v2 इज ग्रेटर देन v1। कब? जब t, कौन हंस रहा है? जब t1 इज लेस देन t2 होगा। ऐसे सब लोग जान रहे हैं इस बात को, इसमें कोई शक नहीं। अब यहाँ पर क्या है, ये बात भी है, ये भी एक सही बात है कि यहाँ पर v जो होगा, v इज फंक्शन ऑफ होगा, क्योंकि vt का ग्राफ है तो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होगा, t, और डिपेंडेंट वेरिएबल v। तो पढ़े। अब आइए, हमको ये एरिया निकालना। ये एरिया निकालने से क्या फायदा होगा? एरिया निकालने से ये फायदा होगा कि t1 से t2 टाइम में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ वो पता चल जाएगा, है ना? तो हम चाहेंगे ना कि डिस्प्लेसमेंट पता करना t1 से t2 टाइम में। क्यों? क्योंकि ये किसका ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया क्या देता है, चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? तो हमको ये एरिया निकालने का पर्पस समझ में आ गया। अभी एरिया निकालेंगे कैसे, एकदम ध्यान से देखिए सब लोग, फोकस को करते हैं, इसको थोड़ा सीधा करते हैं और अच्छे से फील आएगा। ये कौन सा टाइम t1 है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक एलिमेंटल स्ट्रिप लेते हैं। तो एलिमेंटल स्ट्रिप कैसे लेते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है? ये है हमारा एलिमेंटल स्ट्रिप। कौन सा कलर करते हैं, व्हाइट। व्हाइट इज माय फेवरेट कलर, क्योंकि ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉइंट का नाम, सब ध्यान से देखिए, अभी 10 मिनट पेशेंस रखिएगा तो आगे इंटीग्रेशन में मजा आएगा, और नहीं पेशेंस रखिएगा, इम्पेशेंस हो जाइएगा तो फिर आपको इंटीग्रेशन सजा लगने लगेगा। मजा और सजा दोनों सिमिलर वर्ड, ठीक है? आइए इस पॉइंट को समझते हैं। अभी यहाँ पर
जो भी क्वालिटी है वो टीचर की क्वालिटी है कि कितना बेहतरीन ढंग से आपको ये चीज़ रियलाइज करा देता है, वो टीचर की क्वालिटी डिपेंड करता है। अब इस पॉइंट का नाम मान लीजिए हम ए रखते हैं और इस पॉइंट का नाम बी, ठीक है। तो ए से बी का दूरी होगा और उस दूरी का हम क्या रखते हैं नाम, वो थिकनेस को। क्योंकि ये बहुत छोटा सा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका हम नाम दे रहे हैं यहाँ पर जगह बनाते हुए, यहाँ पर नाम दे रहे हैं, इसका नाम है स्मॉल एलिमेंटल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप और थिकनेस डी। तो ये छोटा सा जो गैप है ना, ये छोटा सा जो T1 है, इस T1 को हम थोड़ा साइड में ले लेते हैं ताकि आपके लिए क्लियर हो। ये है टाइम T1, तो यहाँ से जो ये एलिमेंटल थिकनेस है, ये टाइम यहाँ से T1 हो गया। ये T1 है और ये थिकनेस जो है, ये थिकनेस को हम नाम दे रहे हैं D। तो हम यहाँ कह सकते हैं क्या, ठीक है, एट पॉइंट ए, तो ए का दूरी कहाँ से कहाँ, ओ से, ओ से दूरी पॉइंट ओ, फ्रॉम ओ क्या निकलेगा T1, और ए से बी का दूरी क्या निकलेगा dt। तो ओ से बी का दूरी क्या होगा T1 प्लस dt। जैसे ओ से ए का दूरी क्या है, बोलिए क्या कुछ समझ पाए? मतलब ओ से ए का दूरी कितना है T1 और थिकनेस कितना है dt, इसीलिए ओ से बी का दूरी क्या होगा T1 प्लस। तो आप ये एलिमेंटल स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, अब हम बात कर रहे हैं एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंटल स्ट्रिप, तो उसको हम लोग DA कह सकते हैं। क्या ये DA हो सकता है? छोटा सा एलिमेंटल एरिया, इसीलिए छोटा सा एरिया DA। तो DA क्या होगा, बोलिए dt इंटू V। कैसे, इसको V मान लो। तो हम अब आपसे ये सवाल पूछेंगे कि सर, आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ तो ये रेक्टेंगल नहीं है, यहाँ तो ये है लेकिन यहाँ तो रेक्टेंगल है नहीं, तो आप उसको एक रेक्टेंगल की तरह क्यों मान रहे हैं? अब ये रेक्टेंगल कैसे शो करेगा? रेक्टेंगल शो तभी करता ना जब यहाँ पर भी स्ट्रेट होता, यहाँ पर भी स्ट्रेट होता। तो स्ट्रेट होता तो हाइट V होता और थिकनेस dt होता, तो dt इंटू V उसका एरिया हो जाता है रेक्टेंगल का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो ये उठा हुआ है, तो आप जो कह रहे हैं उसकी करस्पॉन्डेंस P पॉइंट और P डैश पॉइंट, और आप कह सकते हैं कि P डैश पॉइंट तो थोड़ा ऊपर है P से, कह सकते हैं ना। मैं क्या कष्ट हुआ, जैसे तुम कॉफी देख रही थी, हमको लगा किसी को बहुत प्यास लग गई हो। यहाँ ध्यान दीजिए, अभी एकदम कंसंट्रेशन को हटाइए मत, बहुत जरूरी है यहाँ पर लेवल बढ़ाने के लिए। अब आप समझिए कि अब आपका सवाल ये है कि ये छोटा सा तो गैप है ना उठा हुआ, तो ये जो एलिमेंटल स्ट्रिप है ना, ये dt बहुत ही छोटा अमाउंट है, बहुत ही छोटा अमाउंट। क्यों हंसी आ रहा है, क्या हुआ? चलो अब ध्यान दीजिए, तो ये छोटा सा, बहुत छोटा सा अमाउंट है। जितना ये छोटा होगा, मेरा बात को फील कीजिए, जितना ही dt छोटा होगा b a की तरफ शिफ्ट होगा और पैरेलली p डैश b की तरफ शिफ्ट होगा। तो क्या ये जो यहाँ पर ये उठा हुआ लाइन है, ये कर्व लाइन, ये स्ट्रेट हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा, जो हमने डिफरेंशिएशन में भी किया था। तो जैसे जैसे dt छोटा होता जाएगा, b a की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, तो p डैश p की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, वो छोटा होते होते स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ये पूरा स्ट्रिप बन जाएगा। जब ये स्ट्रिप रेक्टेंगल बन जाएगा तो ऐसे छोटे छोटे कई रेक्टेंगुलर स्ट्रिप से हम ये मान के चलते हैं कि ये एरिया बना हुआ है।
है ना। तो अब जैसे यहां पर देखिए, यहां पर हम कैसे करेंगे, आप इस पॉइंट को आप मान लीजिए कि T2 था, और ये जो गैप है यहां से यहां लीजिए ऐसे, ये T2 ये, और ये जो गैप हुआ, इस गैप को आप क्या नाम देंगे, D2। तो यहां पर हमारे पास फिर से रेक्टेंगल स्ट्रिप आएगा। इसकी खासियत क्या होगी, इसकी खासियत इसके करस्पॉन्डिंग चलेंगे, तो यहाँ पर टाइम भी हम भी लेंगे, तो यहाँ इस एरिया का एरिया भी होगा DA बराबर क्या होगा, DT इंटू डी होगा, DT इंटू होगा। तो ऐसे कई छोटे छोटे रेक्टेंगल स्ट्रिप से मिलकर के ये एरिया बना होगा। मान लीजिए लेट थोड़ी देर के लिए, लेट दिस required area is made of n number of small elemental strip। ठीक, कितने नंबर ऑफ स्ट्रिप से बना है, n नंबर ऑफ, इनफाइनाइट नहीं है, उसको लास्ट में लाएंगे इनफाइनाइट। अभी n नंबर ऑफ स्ट्रिप, n मान लीजिए 200 है, मतलब अब वो कहानी याद कीजिए जो आज से 3000 साल पहले हमने पढ़ा था, सिक्का वाला, समझिए फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा है, वो भी जान रहा है कि 3000 साल पहले पढ़ा है। तो कहने का मतलब ये हुआ, इस पॉइंट का थिकनेस बहुत छोटा, लेकिन ऐसे ऐसे कई पॉइंट को ऐड करके हमने एक बड़ा सिग्निफिकेंट लेंथ अचीव कर लिया। उसी तरह अब यहाँ पर क्या करेंगे, इतना बड़ा एरिया को हम छोटे छोटे एलिमेंटल स्ट्रिप में तोड़ देंगे, और मान लीजिए 50 है या मान लीजिए 200 है, 200 छोटे छोटे एरिया को ऐड करने पर ये बन जा रहा है। तो यहाँ n की जगह पर क्या होगा, 200 होगा। मान लीजिए कि 200 से, बात को ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। मान लीजिए 200 की स्ट्रिप से, ऐसे ऐसे 200 की स्ट्रिप से ये एरिया कवर हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए 200 के नंबर से बढ़ाकर हम 2000 नंबर कर दिए इसी एरिया के लिए, तो स्ट्रिप का थिकनेस घटेगा या बढ़ेगा, या वही रहता है। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बढ़ाएंगे तो एक स्ट्रिप का थिकनेस घटेगा, और जितना ज्यादा स्ट्रिप का थिकनेस घटेगा उतना ही प्रिसाइज रिजल्ट आएगा, उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स ले लेंगे, जिससे कि स्ट्रिप का थिकनेस और कम हो गया और उसके बीच का ये गैप और बढ़िया से फिल हो गया, तो एग्जैक्ट एरिया आ गया। जितना नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बढ़ेगा, ये जो कर्व लाइन है उसका गैप उतना ही घटेगा और उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। क्या ये बात को समझ पाए लोग, समझ पाए इस बात को? तो सबसे पहले इसको ड्रॉ कीजिए, फिर हम लिखाते हैं। फिर लिखा है शुरू से लिखना है, शुरू से क्यों लिखना चाहिए, मतलब लिखे ही नहीं तो उसमें से उस तरह से मास्टर को बाकी रहता है। सबको बढ़िया से लिखिए, स्टेप बाय स्टेप सब लिखा देंगे।